हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। कल तक तुम दूसरों के घर में घुस रहे थे, आज हम तुम्हारे घर में घुस रहे हैं। बताओ मजा आया क्या? ये कोई डायलॉग नहीं है। दरअसल अभी हाल के समय में यूक्रेन के द्वारा रूस के कुछ खास क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने का दावा किया गया है। ऐसे में ही ऐसी संभावना हम जता सकते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के मन में कुछ ऐसे ही भाव आ रहे होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि साल 2022 से लगातार यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और रूस के द्वारा कहीं ना कहीं यूक्रेन के अगेंस्ट में एक अपना प्रभाव स्थापित करने पर भी बल दिया गया है। ऐसे में जब यूक्रेन ने हाल के समय में रूस के कुर्स्क रीजन में अपना नियंत्रण स्थापित किया है, तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद रूस की धरती पर ऐसा सबसे बड़ा आक्रमण किया गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ तक कि इस पार्टिकुलर इलाके में मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी यूक्रेन के द्वारा स्थापित किया गया है। आखिर ये गतिविधियां क्या कुछ कहती हैं, इसके क्या कुछ मायने देखे जा सकते हैं, आज की चर्चा में हम लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लोकेशन के आधार पर आप यदि देख सकते हैं तो ये जो ब्लू से ये एरिया घिरा हुआ है, ये जो पार्टिकुलर क्षेत्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, रूस और यूक्रेन के बीच का ही यह इलाका है। ये सीमावर्ती इलाका है जो कि रूस के अंतर्गत माना जाता है और इसे ब्लू से इसलिए शेडेड किया गया है क्योंकि बीते कुछ समय से यूक्रेन ने इस पार्टिकुलर इलाके पर अपना दबदबा स्थापित कर लिया है। हालांकि कुछ ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं रूस के द्वारा कि इस पार्टिकुलर इलाके में से कुछ को फिर से हमने अपने कब्जे में कर लिया है। कहने का मतलब यह हुआ कि रूस और यूक्रेन दोनों अपने अपने स्तर पर दावे कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर निश्चित तौर पर बड़ी बात है रूस के अगेंस्ट में कि भाई 1945 के बाद आपके अगेंस्ट में यूक्रेन ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, अपने आप में निश्चित तौर पर आश्चर्यजनक बात है कि नहीं? तो यहाँ इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आगे हम लोग इस पूरे मुद्दे को एक एक करके समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यूपीएससी IAS P2I के प्रतिज्ञा 2.0 बैच की शुरुआत 19 अगस्त से की जा रही है। यदि आपने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है और आपका टारगेट है IAS 2025, तो जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कीजिए। इस बैच में कई सारी खासियतें हैं। लाइकवाइज 1000+ आवर्स की आपको लाइव कक्षाएं मिल रही हैं। साथ ही जीएस के संपूर्ण चारों पेपर को आप बहुत बेहतर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इस कोर्स के अंतर्गत पूरा करेंगे। इसके अलावा आपको CSET और AC की कक्षाएं भी इसी कोर्स के अंतर्गत मुहैया करवाई जा रही हैं। इसके लिए अलग से आपको कोई शुल्क अदा नहीं करनी है। तो ये तमाम सुविधाएं आपको इस बैच के अंतर्गत मिल रही हैं। आप सभी का स्वागत है इस बैच में। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इस बैच में खास डिस्काउंट भी पा सकते हैं और जीएस की संपूर्ण तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने मैप को फिर से इंडिकेट किया हुआ है। ये रूस है और ये यूक्रेन का इलाका है। यहाँ पर आपने पिंक से शेडेड इलाका देखा जिसमें जो कुर्स्क का खास रीजन है, सुझा या सुधा जिसे कहा जाता है, इस पार्टिकुलर इलाके में यूक्रेन ने लगातार अपना नियंत्रण स्थापित किया है। यहाँ तक कि जो कुर्स्क से बगल में रूस का ही एक पार्टिकुलर इलाका है जिसका नाम है बेलगोरोद, यहाँ पर भी जो यूक्रेन के सैनिक हैं ये आक्रमण कर रहे हैं। इनकी यहाँ पर भी धीरे धीरे उपस्थिति देखी जा रही है और यूक्रेन के इस आक्रमण को लेकर के बेलगोरोद में आपात की घोषणा भी की गई है कि जल्द से जल्द हम यहाँ से जितने भी आम जनता है उनको इवैक्यूएट करवाएं, उनको यहाँ से बाहर निकालें। तो ये सारी स्थितियां हाल के समय में हम लोग देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के संदर्भ में, जो कि निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि रूस के आक्रमण की तुलना में इसे ज़्यादा प्रभावी क्यों माना जा रहा है? दरअसल दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि 2022 से युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। रूस और यूक्रेन लगातार युद्ध में बने हुए हैं। इन बिटवीन यदि हम साल 2024 की शुरुआत की बात करें तो साल 2024 में अब तक रूस के द्वारा यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई है उसमें यह बताया जा रहा है कि रूस के द्वारा लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा किया गया है। यूक्रेन के इन क्षेत्रों पर रूस के द्वारा
2024 में कब्जा किया गया है, जनवरी 2024 से लेकर अब तक में। वहीं जब हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन ने मात्र 1 सप्ताह के भीतर, समझिए कितनी बड़ी बात है, 1 सप्ताह के भीतर पता है कितने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है? लगभग 1000 प्लस वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। 1000 प्लस वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर, रूस के इलाके पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया मात्र 1 सप्ताह के भीतर। समझिए कितनी बड़ी बात है, हाँ या ना? तो इसी कारण से इसे ज्यादा प्रभावी माना जा रहा है। अब यहां पर जो बात आती है कि आखिर यूक्रेन की क्या मंशा है, क्या यूक्रेन की मंशा रूसी क्षेत्र पर कब्जा करने की है? तो नहीं, इसका उत्तर है नहीं। दरअसल जो यूक्रेन है वह यह चाहता है कि हम रूस के इस क्षेत्र पर यदि नियंत्रण स्थापित करेंगे तब जाकर के रूस को यह सीख मिलेगी कि किसी दूसरे के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने का अंजाम क्या होता है। और दोस्तों यहां पर जो यूक्रेन है ये मंशा रख रहा है कि हम लगातार चाह रहे हैं कि युद्ध बंदी हो। सीज फायर की चेष्टा यूक्रेन के द्वारा की जा रही है, युद्ध बंदी हो। यूक्रेन चाह रहा है कि सीज फायर हो, और यदि सीज फायर नहीं होगा तो स्थितियां और अधिक आगे विकराल हो सकती हैं। और इसी कारण से इसने रूस के अगेंस्ट में इस तरीके से जो स्टैंड है ये लिया है। गेटिंग इट ऑन आउट? तो यहां पर इस चीज को समझने की जरूरत है। और यूक्रेन के द्वारा यह भी मंशा जताई जा रही है कि हम आगे आने वाले समय में लैंड फॉर लैंड वार्ता की संभावना। समझिए कितनी बड़ी बात है। मैं जो संकेत करना चाह रहा हूं वो आप समझिए। लैंड फॉर लैंड, तुमने हमारी जमीन पर कब्जा किया, हमने भी तुम्हारी जमीन पर कब्जा किया। ऐसा करो, तुम हमें हमारी जमीन लौटा दो, हम तुम्हें तुम्हारी जमीन लौटा देते हैं। बात बराबर। मेरा संकेत आप नहीं समझ पा रहे होंगे। मैं यहां पर आपको संकेत कर रहा हूं साल 2014। ध्यान आया? साल 2014, यदि आपने नहीं कभी सुना है तो सुन लीजिए, समझिए कि साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के जस्ट नीचे वाले इलाके में, जो क्रीमिया का एक क्षेत्र था, काला सागर वाले इलाके में जो क्रीमिया का इलाका था, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और ऐसे में हाल के समय में जब यूक्रेन के द्वारा रूस के क्षेत्र पर कब्जा किया जा रहा है, कुर्स्क रीजन पे कब्जा किया जा रहा है, तो यदि आगे आने वाले समय में समझौते की बात होती है तो यूक्रेन ये बात रख सकता है कि देखिए साहब, जो आपने क्रीमिया ले लिया था 2014 में वो मुझे वापस लौटा दीजिए, हम भी आपको आपका क्षेत्र वापस लौटा देंगे। इसमें कोई इफ बट वाली बात ही नहीं है। तो यहां पर इस चीज को समझने की जरूरत है दोस्तों। और जो क्रीमिया का इलाका है वो अपने आप में रणनीतिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और वह जो इलाका है वह व्यापारिक दृष्टिकोण से भी, व्यापारिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस लिहाज से ये जो स्टैंड लिया गया है यूक्रेन के द्वारा, अपने आप में बहुत ही दूरदर्शी स्टैंड माना जा रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसी पार्टिकुलर इलाके में जहां पर मैं अभी बात कर रहा हूं, सुधा क्षेत्र की कुर्स्क रीजन के अंतर्गत, इसी पार्टिकुलर इलाके से एक गैस पाइपलाइन भी गुजरता है। गैस पाइपलाइन, समझिएगा। और ये जो गैस पाइपलाइन है ये केवल और केवल रूस के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसी गैस पाइपलाइन से होते हुए ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसे देशों को गैस भी मिलता है, को गैस की आपूर्ति। और इस पार्टिकुलर इलाके में यदि यूक्रेन ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया तो रूस के लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। प्राकृतिक गैस का जो निर्यात इन देशों को वर्तमान में भी कर रहा है रूस, उसमें दिक्कत आ सकती है। और इससे रूस के अगेंस्ट में एक वित्तीय क्राइसिस या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति, वित्तीय संकट की स्थिति देखी जा सकती है।
इजंट इट। तो ये कई सारे अलग अलग पहलू इसमें जुड़ते हुए दिख रहे हैं रूस के परिप्रेक्ष्य में। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि रूस यूक्रेन के इस कदम को किस हिसाब से लेता है, किस तरीके से वो कैलकुलेट करता है इस पूरे युद्ध की स्थिति में, और वह उस पूरे मामले में अंततः क्या निर्णय लेता है। इस बीच एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बीते महीने में आपको ये पता होगा कि रूस की यात्रा पर रहे थे, और अगस्त में 21 से 23 अगस्त तक प्रधानमंत्री महोदय पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जा रहा है। पहले रूस की यात्रा की, देन उस समय पश्चिमी मीडिया में, पश्चिमी देशों में खूब इसकी आलोचना भी की गई कि क्यों वो चले गए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी डिसअपॉइंटमेंट जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री ने जो ये निर्णय लिया है, ये अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और इन्हीं गतिविधियों के मद्देनज़र जो ये यूक्रेन के द्वारा स्टैंड लिया जा रहा है, यहाँ भी यह अपने आप में महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तो कई सारे अलग अलग जो पक्ष हैं वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच के तनाव को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब ये आगे आने वाले समय में यह देखा जा सकता है कि आखिर यूक्रेन के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, इसका परिणाम क्या होगा। क्या रूस के द्वारा सीज फायर को लेकर के कोई कवायद की जा सकती है? क्या इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका हो सकती है? और क्या जो पश्चिमी देश हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं, जर्मनी जैसे देश शामिल हैं, क्या इस पूरे मामले में एक शांति प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने में अपना सहयोग दे सकते हैं? और यदि ऐसा होता है तो लंबे समय से चल रहा ये युद्ध निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएगा और एक वैश्विक शांति की दिशा में कदम आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा, समझा। निश्चित तौर पर यह टॉपिक आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच की तनातनी को समझने के लिए किस पार्टिकुलर इलाके में रूस के अगेंस्ट में यूक्रेन ने ये कदम उठाया है, उसकी मंशा क्या है, ये सब हम लोगों ने इस टॉपिक के माध्यम से समझने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है यह टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा, और यदि आपको यह टॉपिक पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो में। इन बिटवीन फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप P2I बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इसमें दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी GS की तैयारी को बहुत धूमधाम से पूरा कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।